ये कहानी है एक ऐसे साइंटिस्ट की जिस पर देश को और जिस महकमे से जुड़े वो साइंटिस्ट थे उनको बहुत ज़्यादा एतबार था, वो बहुत बड़ी पोस्ट पर थे, बड़ी जिम्मेदारी। लेकिन उन साइंटिस्ट को आखिरकार पाकिस्तान के जासूसों ने कैसे हनी ट्रैप में फंसा लिया और कैसे सीक्रेट डॉक्यूमेंट लीक करने का उन पर इल्ज़ाम लगा, कैसे पुलिस ने, महाराष्ट्र एटीएस ने उनको गिरफ्तार किया, इसके बारे में आपको बताऊंगा। और साथ ही मैं आज आपको यह भी बताऊंगा कि इस मामले में महाराष्ट्र की जो एटीएस है, एंटी टेररिस्ट स्क्वाड, उसने इस मामले की तफ्तीश पूरी कर ली है और उनके खिलाफ चार्जशीट भी दाखिल कर दी है। चार्जशीट में ऐसी कौन सी बातें हैं जिससे यह पता चलता है कि वो साइंटिस्ट कितने गहरे हनी ट्रैप के दलदल में फंस चुके थे। आज उन पर मैं आप लोगों को वाकिफ कराने की कोशिश करूंगा। तो आइए शुरुआत करते हैं। आप में से बहुत सारे लोग इस घटनाक्रम के बारे में जानते होंगे, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि आज जब मैं जो कुछ आपको बताऊंगा उसमें कुछ तो नया जरूर होगा जो आप लोगों के लिए जानने वाला होगा। तो खैर, जिनका मैं जिक्र कर रहा हूं उनका नाम है प्रदीप कुरुलकर। ये डीआरडीओ के डायरेक्टर थे, पुणे में, पुणे यूनिट में डीआरडीओ के डायरेक्टर थे। डीआरडीओ यानी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, भारत सरकार की एक ऐसी इकाई, एक ऐसा डिपार्टमेंट जो डिफेंस से यानी हमारे रक्षा से जुड़े हुए तमाम जो टेक्नोलॉजीज़ है उस पर रिसर्च का काम करती है और साथ ही डेवलपमेंट भी करती है। यानी जो भी हथियार होते हैं उन हथियारों को डेवलप करना, बनाना, उसके पीछे की टेक्नोलॉजी पर रिसर्च करना, तो जिसे कहते हैं कि बहुत ही सीक्रेट, रेदर टॉप सीक्रेट काम यहाँ पर होता है। और इसके साथ ही ये ऐसा काम करते हैं जिससे भारत से रंजिश रखने वाले बहुत सारे मुल्क जो है वो रश्क करते होंगे, उनको गुस्सा भी आता होगा और ऐसे देशों के टारगेट पर हमारे देश के और खासकर डीआरडीओ के साइंटिस्ट रहते हैं। सुरक्षा के लिहाज से तो खैर रहते ही हैं, लेकिन इसके अलावा अक्सर जो दुश्मन मुल्क है वो हनी ट्रैप के जरिए, जासूसी के जरिए ऐसे साइंसदानों से, ऐसे वैज्ञानिकों से वो राज निकलवा लेना चाहते हैं जो राज जानना उनके लिए बेहद ज़रूरी है और हमारे लिए छुपाना बेहद ज़रूरी है। तो इस कहानी की जो शुरुआत है, प्रदीप कुरुलकर जिन पर हनी ट्रैप में फंसने का इल्ज़ाम है, इसकी जो शुरुआत है वो होती है पिछले साल यानी 2022 जून का महीना होता है और कोई एक तारीख, कोई एक दिन ऐसा होता है जिस दिन प्रदीप कुरुलकर के मोबाइल फ़ोन पर एक व्हाट्सएप मैसेज आता है। व्हाट्सएप मैसेज करने वाली एक लड़की होती है जो खुद बताती है कि वो बेहद खूबसूरत और एक यंग इंडियन लड़की है और उनकी बहुत बड़ी फ़ैन है, उनकी प्रशंसक है और सोशल मीडिया में वो उनको फॉलो करती है। उसने अपने आप को बेसिकली अंबाला का रहने वाला बताया था और साथ ही ये भी बताया था कि वो लंदन में रहती है, लेकिन चूंकि उसका रुझान साइंस, डिफेंस टेक्नोलॉजी और इस तरह की दूसरी चीज़ों पर है तो इसीलिए वो सोशल मीडिया में उनको यानी साइंटिस्ट प्रदीप कुरुलकर को फॉलो करती है और साथ ही ये भी बताया कि वो उनसे कुछ सीखना, समझना और जानना चाहती है। उस लड़की ने अपना नाम ज़ारा दासगुप्ता बताया था। नाम से बेशक अंबाला का कोई रिलेशन ना हो, नाम से वो बंगाली लग रही है, खासकर सरनेम से, लेकिन उसने अपनी रिहाइश जो है भारत में अंबाला का बताया था। तो प्रदीप कुरुलकर ने जाहिर है पहली बार में इस मैसेज को शायद उतनी तवज्जो नहीं दी, लेकिन इसके बाद इसी नंबर से कुछ एक जब और मैसेजेस आने लगे तो फिर प्रदीप कुरुलकर उस लड़की को रिस्पॉन्ड करने लगे, उनको जवाब देने लगे। इससे पहले कि ये कहानी और आगे बढ़े, मैं आपको ये बात बताऊं कि प्रदीप कुरुलकर की उम्र जो है 59 साल की है और जब वो हनी ट्रैप में फंसे उससे महज 6 महीने बाद उनके रिटायरमेंट की तारीख थी, यानी वो रिटायर होने वाले थे। तो जिसे कहते हैं ना कि एक माझी अपनी नाव लेकर चला था और बिल्कुल साहिल पे आकर जो है उसने अपनी नैया डुबो दी। तो प्रदीप कुरुलकर के साथ यही हुआ। अब ये जो लड़की है वो लगातार प्रदीप कुरुलकर से मोबाइल फ़ोन पर कभी व्हाट्सएप के ज़रिए, कभी किसी और तरीके से चैट करती रही और ये चैट जो है शुरू में तो पढ़ने, पढ़ाने, सीखने, जानने, समझने के इरादे से शुरू हुआ और फिर धीरे धीरे वो ऐसी अदाएँ, ऐसी हरकतें चैट्स में करती रही जिसे देखकर प्रदीप कुरुलकर का दिल जो है वो फिसलता रहा। और एक वक्त ऐसा आया जब कुरुलकर साहब पूरी तरह फिसल गए और पूरी तरह फिसलने का मतलब ये है कि अब वो लड़की उसी नंबर से, जिस नंबर से उसने चैट की शुरुआत की थी, उससे कुरुलकर को न्यूड तस्वीरें और न्यूड मैसेजेस, वीडियोस वगैरह भेजने लगी और कुरुलकर साहब इन तस्वीरों पर और उस लड़की पर कुछ इतना फिदा हो चुके थे कि इन तस्वीरों और वीडियोस के बदले में वो अपने डिपार्टमेंट से जुड़ी हुई तमाम जानकारियां साझा कर रहे थे और ऐसी जानकारियां साझा कर रहे थे जिन्हें मैंने पहले ही कहा कि सीक्रेट नहीं, टॉप सीक्रेट कहा जाता है। डीआरडीओ, आईबी या रॉ में जो भी लोग काम करते हैं उनको ये ख़ास हिदायत होती है
कि वो बाहर मिलने जुलने वाले अपने दोस्त यारों की तो बात छोड़िए, अपने परिवार के लोगों से भी अपने महकमे में जो कामकाज होता है उसके बारे में कोई डिस्कशन ना करे, कोई चर्चा ना करे। तो ये क्यों किया जाता है? ये इसलिए किया जाता है कि कहीं गलती से भी कोई इंफॉर्मेशन लीक होकर कहीं ना चली जाए। और यहाँ पर कुरुलकर साहब उस लड़की पर कुछ इतने मेहरबान हो गए थे कि लगातार उसको एक से बढ़कर एक तमाम खुफिया जानकारियां दे रहे थे। और ये जो जानकारी थी वो आपको जानकर हैरानी होगी कि उस तरह के मिसाइल्स के बारे में, उस तरह की टेक्नोलॉजी के बारे में थी जिसके बारे में हमारे दुश्मन मुल्क हमेशा जानना चाहेंगे। अग्नि मिसाइल, मेटेओर मिसाइल, राफेल AK सिस्टम, एस्ट्रा मिसाइल और ब्रह्मोस मिसाइल जैसी टेक्नोलॉजीज़ के बारे में कुरुलकर साहब उस लड़की से बातचीत करते थे और उसको इन्फॉर्मेशन शेयर करते थे। वो लड़की बेबी बेबी कहकर इन बुजुर्ग हजरत साहब से बात किया करती थी और ये भी बदले में बेबी बेबी कहकर जो है सारी बातें उसको बता दिया करते थे। और ये बात मैं कोई अपने मन से नहीं, बल्कि ATS ने, महाराष्ट्र ATS ने उनके खिलाफ जो चार्जशीट दाखिल की है उस ATS में उन्होंने जिस कन्वर्सेशन का जिक्र किया है उसमें एक दूसरे के लिए ये लोग इस तरह के संबोधन का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो आप उस रिलेशनशिप की इंटीमेसी को समझ सकते हैं। लेकिन इस कहानी में जो और एक अजीब बात है वो ये है कि इतने समय से वो लड़की चैट कर रही थी। मैंने आपको बताया कि इस सिलसिले की शुरुआत हुई थी जून 2022 से और ये सब कुछ जो है वो चलता रहा दिसंबर 2022 तक। जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 7 महीने। इतने समय तक बातचीत करते रहे, सारी जानकारियां देते रहे, लेकिन इन जनाब को उस लड़की ने अपना चेहरा एक बार भी नहीं दिखाया। यह भी एक अजीब सी बात है। मतलब बिना चेहरा देखे हुए सिर्फ मोबाइल फ़ोन पर चैट करके और कुछ अश्लील तस्वीरों के बदले इतने सीनियर साइंटिस्ट ने इस तरह की क्रूशियल इंफॉर्मेशन, क्रूशियल जानकारी जो है वो लीक कर दी। और इसके बाद जब इनको एहसास हुआ कि इनसे गलती हो रही है, एक वक्त या एक मुकाम ऐसा आया तो इन्होंने फिर उस लड़की का नंबर ब्लॉक कर दिया। और ये वो वक्त था जब DRDO को इनके इस करतूत की भनक लग चुकी थी और DRDO ने अपने तौर पर इस मामले की जांच शुरू कर दी थी। तब जब इन्होंने उस नंबर को ब्लॉक किया तो उस लड़की ने फिर किसी दूसरे भारतीय नंबर से इनको मैसेज भेजा और पूछा कि आपने मेरा नंबर ब्लॉक क्यों कर दिया। लेकिन तब तक कुरुलकर साहब को भी शायद एहसास हो गया था कि उनसे गलती हो गई है और DRDO ने जब जांच शुरू की तो धीरे धीरे परतें इस रिलेशनशिप की और रिलेशनशिप के जरिए लीक हुई इंफॉर्मेशन की खुलती चली गई। और फिर एक वक्त ऐसा आया जब इस मामले की जांच जो है वो महाराष्ट्र ATS के हवाले की गई और महाराष्ट्र ATS ने उन्हें इस साल 3 मई को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार करने के बाद उनसे पूछताछ भी हुई और पूछताछ में कई ऐसी बातें सामने आई जो वाकई बेचैन करने वाली हैं। और उन बातों में तमाम वो खुफिया इंफॉर्मेशन जिसे हम छिपा कर रखना चाहते हैं, वो खुफिया इंफॉर्मेशन प्रदीप कुरुलकर साहब जो है उस लड़की को देते हुए पकड़े गए। सबूतों के तौर पर भी बहुत सारी चीज़ें मिली चैट के रूप में जब उनके लैपटॉप की और मोबाइल फ़ोन की जांच हुई, और बाकी पूछताछ में भी उन्होंने ऐसी कई बातें कबूल की। आपको जानकर ये भी हैरानी होगी कि प्रदीप कुरुलकर से जब ऑफिसर्स ने ये पूछा कि आप आखिर ऐसा कैसे कर सकते हैं, कैसे आपने ऐसा कर दिया, तो उन्होंने ये कहा कि उम्र के इस पड़ाव पर मैं बहुत अकेला महसूस कर रहा था। तो ये अपने आप में एक बड़ी अजीब बात है कि अकेला महसूस कर रहे थे और उस चक्कर में उन्होंने देश की सुरक्षा जो है उससे दांव पर लगा दिया। तो खैर, अब इस मामले में ATS ने जो है वो चार्जशीट दाखिल कर दी है और प्रदीप कुरुलकर ऑलरेडी जुडिशियल कस्टडी में है इस मामले में, और बहुत ही संवेदनशील ये मामला है। अब ज़रा हनी ट्रैप के बारे में मैं आपसे बताऊं, बातचीत करूं, हालांकि कई बार आप लोगों ने सुना, समझा और जाना होगा। पाकिस्तान की जो खुफिया एजेंसी है वो शुरू से ही हमारे साइंटिस्ट्स और इस तरह के जो पोस्ट्स पर होते हैं, चाहे वो राजनयिक हो यानी डिप्लोमेट्स हो, साइंटिस्ट्स हो, हमारे सीक्रेट एजेंट्स हो जो IB और रॉ से जुड़े हुए हैं, उन लोगों को ट्रैप करने की कोशिश करती है, आर्मी के लोगों को ट्रैप करने की कोशिश करती है। और इसके लिए बाकायदा उनके यहाँ डिस्क बना हुआ है जो अलग अलग मॉड्यूल के ज़रिए हमारे सिस्टम में इन्फिल्ट्रेट करने और घुसने की वो कोशिश करते हैं। इनका इरादा जो है वो हमारे ऑफिसर्स को ट्रैप करके उनसे खुफिया जानकारियां जुटाना होता है। और इसके लिए वो सालों से ये हथकंडा अपनाते रहे हैं कि खूबसूरत लड़कियां कभी भी किसी रैंडम नंबर से या मिस्ड कॉल के सहारे से किसी एक आदमी से कांटेक्ट करने लगती है और फिर धीरे धीरे अपने प्यार के जाल में, मोहपाश में वो फंसाती है और फिर एक एक करके इन्फॉर्मेशन निकालती है। जो नया मोडस ऑपरेंडी है, उस मोडस ऑपरेंडी में ये देखा गया है कि लड़कियां खुद को जो है भारतीय तो बताती ही हैं,
जो भी जासूस वहाँ की होती हैं, और साथ ही वो अपने आप को कट्टर राष्ट्रवादी दिखाने की कोशिश करती है और इस तरह का एक इमेज ड्रॉ करती है जैसे वो चाहती है कि वो अखंड भारत की सोच रखने वाली लड़की है। तो अगर कोई लड़की इस तरह से अपने आप को इंट्रोड्यूस करे और अपनी इस तरह के विचारधाराओं और ख्यालातों का इजहार करे, तो कोई भी आर्मी मैन हो या हमारे जासूस हों या साइंटिस्ट हों, उनको ये लगता है कि शायद ये लड़की जो है इससे इस तरह के क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन भी शेयर किया जा सकता है, क्योंकि ये लड़की जो है बहुत ऊंचे और राष्ट्रवादी ख्यालों से भरी हुई है। लेकिन ऐसा करते हुए अक्सर वो ये भूल जाते हैं कि ऐसा करना कितना खतरनाक साबित हो सकता है, क्योंकि अक्सर जो होता है वो दिखता नहीं और जो दिखता है वो होता नहीं। ये बात शायद हमारे कई बार साइंटिस्ट और आर्मी मैन और ऑफिसर्स वो भूल जाते हैं, उनसे गलतियां हो जाती हैं। आपको अजीब लगेगा कि इस तरह के जो महकमे हैं जिनमें सीक्रेट तरीके से काम होता है और जो नेशनल सिक्योरिटी से जुड़े हुए काम करते हैं, उन महकमों में बाकायदा सेंसिटाइजेशन का प्रोग्राम चलता है कि वो हनी ट्रैप में न फंसे। और पुणे में जहाँ कई ये डायरेक्टर हैं, इन्होंने अपने उसी कैंपस में कई बार हनी ट्रैप से लोगों को जागरूक करने के लिए प्रोग्राम चलाया। बल्कि जब ये हनी ट्रैप में फंसे उससे बमुश्किल कुछ महीने पहले भी उन्होंने हनी ट्रैप को लेकर लोगों को सेंसिटाइज करने के लिए अपने ही प्रेमाइसेस में, अपने ही कैंपस में एक प्रोग्राम किया था। लेकिन हैरानी की बात यह है कि जो ज्ञान वो दूसरों को दे रहे थे, खुद जब अमल की बात आई तो उस पर चलना वो भूल गए। और यही वजह है कि रिटायरमेंट से महज 6 महीने पहले कुरुलकर साहब गिरफ्तार हो गए और उनके खिलाफ कई सारे सबूतों के साथ अब एटीएस ने अदालत में चार्जशीट दाखिल कर दी है। अदालत इस मामले पर क्या फैसला करती है, कुरुलकर को दोषी ठहराया जाता है या उन सबूतों को अदालत नाकाफी मानती है और फिर इनको बरी कर देती है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन ये वक्त, ये दिन कुरुलकर साहब के लिए ज़रूर मुश्किल भरे हैं और मैं ये कहूँगा कि जाने अनजाने ही सही उन्होंने जो काम किया है शायद वो नाकाबिले बर्दाश्त है। बहरहाल आज की इस पेशकश में इतना ही। आई होप कि आपको कुछ नया सुनने, समझने और जानने का मौका मिला होगा और साथ ही ये भी समझने का मौका मिला होगा कि किस तरह से जो दुश्मन मुल्क के लोग हैं वो हमारे लोगों को, हमारे जो टॉप साइंटिस्ट्स और इस तरह के सीक्रेट पोस्ट पर जो हाई लेवल के ऑफिसर्स में रहते हैं, काम करते हैं, उनको टारगेट करने की कोशिश करते हैं। तो खैर, बहुत धन्यवाद।